डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के विवेक विहार में सुबह 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 9 की मौत, रेस्क्यू जारी। एसी ब्लास्ट से हुआ हादसा। कौशाम्बी में बड़ा हादसा, मिट्टी का ढीला ढहा, मां बेटी समेत 3 की मौत, 8 लोग के दबे होने की आशंका। तालाब खुदाई के दौरान हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के फलता में चुनाव आयोग ने दिए रीपोलिंग के आदेश। 21 मई को दोबारा डाले जाएंगे वोट, 24 को रिजल्ट। प्रयागराज से सोनभद्र तक बनेगा विंध्य एक्सप्रेसवे, योगी सरकार का फैसला। 330 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 84 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। पूरे क्षेत्र में हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। हॉर्मुज़ तनातनी के बीच ईरान ने पेश किया 14 सूत्री शांति प्रस्ताव। प्रस्ताव पर ट्रंप ने जताई असहमति, कहा ईरान ने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली में भीषण आग, 9 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विवेक विहार में एसी ब्लास्ट से लगी आग, 4 मंजिला इमारत में लगी आग। विवेक विहार में 6 फ्लैटों में लगी भीषण आग। दिल्ली के शाहदरा इलाके के विवेक विहार में आज 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू और आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग से 10 से 15 लोगों को बचाया गया। घटना में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल भेजा गया है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। आग दूसरी तरफ दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट्स में लगी थी। स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह करीब 3:13 पर एसी में धमाके से घर में आग लग गई। हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड करीब 3:35 पर पहुंची। कई लोगों को बालकनी और खिड़कियों के जरिए बाहर निकाला गया। मौके पर 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी। साथ ही ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीमें भी तैनात थी। पुलिस और दमकल के मुताबिक आग पर पूरी तरह काबू पाया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्डिंग में 8 परिवार रहते थे। वहीं पुलिस ने बताया कि 3 मई को करीब 3:48 पर सुबह विवेक विहार पुलिस स्टेशन में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी विवेक विहार के एसएचओ और एसीपी के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। डीडीएमए स्टाफ, यातायात अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के साथ 12 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। बाकी अभी फॉरेंसिक टीम आई हुई है, जांच चल रही है। आगे का जो भी है बाद में बता देंगे। कितने लोग डेट कुछ मंजिल आपको नहीं बता सकते, बट वे मित्र थे यहाँ पे समीर जैन, लेकिन भाई साहब थे वैशाली वाले, 1 फ्लोर से 3 जनों के, ये तो कितना कम है। आपके जो नीचे और भी है, बता रहे हैं कि उसमें भी लोग थे। जान माल की काफी छुट्टी हुई है और एग्जैक्ट ड्यूटी जो है गलती हो गई है। मतलब घर से भागा, घर से भागते थे, गाड़ी में ऊपर से नीचे आया तो टोटल 2nd फ्लोर पे 5 बॉडी मिली है जो बिल्कुल ही डैमेज हैं और ये भी नहीं बता सकते कि लेडीज है या जेंट्स। और 3rd फ्लोर पे एक बॉडी मिली है और 9th फ्लोर पे जैसे कि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बॉडियाँ वहाँ पड़ी हैं उन्होंने भागने की कोशिश की ऊपर छत पे ताकि हम बच जाए, लेकिन ऊपर का ताला लगा हुआ था। वो सीढ़ियों में ही कुछ दरवाजे के पास 3 बॉडी मिली है, वो भी काफ़ी गंभीर हालत में डेड है और टोटल 9 बॉडी अब तक जस्टिफाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो चेक कर रहे हैं। पैक 5 और 3 6 बॉडी को पैक कर दिया है। 3 बॉडी ऊपर वाली पैक कर रहे थे, मैं नीचे आया, देखा नहीं गया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां कौशाम्बी में बड़ा हादसा, मिट्टी का टीला ढहा, मां बेटी समेत 3 की मौत, 8 लोग के दबे होने की आशंका। तालाब खुदाई के दौरान हुआ हादसा, राहत एवं बचाव कार्य का जायजा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। मंचनपुर कोतवाली क्षेत्र के थांबा गांव में मिट्टी का ढीला ढहने से 8 महिलाएं दब गईं। इस घटना में 3 महिलाओं की मौत की आशंका जताई जा रही है। सुबह करीब 7 बजे अचानक मिट्टी का टीला गिर गया। इस दौरान काम कर रहे 8 लोग दब गए। हादसे में मां बेटी समेत 3 लोग मौके पर मौत हो गई।
फिलहाल घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यह हादसा मंचनपुर तहसील अंतर्गत चाकथामा गांव में हुआ। यह हादसा उस समय हुआ जब महिलाएं तालाब से मिट्टी खोद रही थी। अचानक मिट्टी का टीला भरभरा कर गिर पड़ा और सभी महिलाएं उसके नीचे फंस गईं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। प्रशासन ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें, इस हादसे में मां बेटी समेत 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं फिलहाल घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यह हादसा मंचनपुर तहसील अंतर्गत चाकथामा गांव में हुआ है। यह हादसा उस समय हुआ जब महिलाएं तालाब से मिट्टी खोद रही थी। अचानक मिट्टी का टीला भरभरा कर गिर पड़ा और सभी महिलाएं उसके नीचे फंस गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। प्रशासन ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है पश्चिम बंगाल से, जहां फलता में होगा दोबारा मतदान। चुनाव आयोग ने दिए रिपोलिंग के आदेश। हिंसा गड़बड़ियों की शिकायत पर चुनाव आयोग का फैसला। 21 मई को दोबारा डाले जाएंगे वोट, 24 को आएंगे रिजल्ट। ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर वोटिंग रद्द कर दी है। यहां पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबरें आई थी। ईसी ने सभी 285 पोलिंग बूथ पर 21 मई को फिर से वोटिंग कराने के निर्देश दिए हैं। रिजल्ट 24 मई को आएगा। इसी विधानसभा के एक बूथ पर ईवीएम में भाजपा की बटन के आगे टेप लगा मिला था। दरअसल 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम में से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी। इसके चलते दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। वहीं टीएमसी ने कोलकाता खुदीराम अनुशीलन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ साउथ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। फाल्ता में वोटर्स ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वोटिंग के बाद टीएमसी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की जब वे इसका विरोध कर रहे थे, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोट आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंटिंग एजेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। अरे आज नहीं है, कल से हो रहा है, क्योंकि वोट हो चुका है। इजराइल आके गांव के अंदर घुसा, लोगों को मारा, मेरे को छेड़खानी किया। यहाँ का जो प्रधान है, इधर का जो मुखिया ग्राम पंचायत का जो मुखिया है, तृणमूल पार्टी का इधर तो वोट नहीं होता, सब चुन के नहीं आता, वो हो जाता है। तो जहांगीर का ये लेके वो इजराइल आया, ये किया और किया, जो हम रात में आते हैं मेरे को रेप करेगा और काट के आपको फेंक देंगे। अरे मामला हम लोग 3 चिट्ठी दिए हैं। चिट्ठी नंबर 1 हम लोग बोले हैं जो वर्धमान में बाहर से जो 5 तल्ला तक बाहर से जो वो स्ट्रांग रूम है वहाँ कैसे पहुंचा, वह पहुंचते हैं। और सीएपीएफ सेंट्रल फोर्सेस भी है, जिला पुलिस, बंगाल पुलिस भी है, तो क्या कर रहे थे। 1 2 है पिंगला और दासपुर में 2 जगह कैजुअल वर्कर लोग को उधर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जो नहीं हो सकता, ये इसी का ऑर्डर है। और 3 है जो इसी का ये भी रूल्स है, जो अंदर में जो बैठेगा काउंटिंग में वो नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, उसके बाद जो आएगा, तो उधर ये भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये सही मानों में आरओ, एआरओ और इसको देखना चाहिए। बार बार खरीजी होगा, लेकिन जनता का पैसा से जा रहे हैं, कोई अपना जमींदारी के पैसों से नहीं। ये जनता की पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सत्ता बदल होने का साथ साथ नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेने का बाद 15 दिन का भीतर हम लोग व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे, जो कितना पैसा पिछले 15 साल में चोरी करने के लिए ये लोग
ऐसे लुटाया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सोनभद्र तक बनेगा विंध्य एक्सप्रेसवे। प्रयागराज से सोनभद्र तक बनेगा विंध्य एक्सप्रेसवे। 330 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 84 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। लगभग 84 गांव से होकर गुजरेगा विंध्य एक्सप्रेसवे। पूरे क्षेत्र में हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब गंगा एक्सप्रेसवे के बाद विंध्य एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। यह एक्सप्रेसवे करीब 330 किलोमीटर लंबा होगा और प्रयागराज से शुरू होकर सोनभद्र तक जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज की सोराम, फूलपुर और हंडिया तहसीलों के लगभग 84 गांव से होकर गुजरेगा। योजना के अनुसार सोराम के जुदापुर डांडू गांव में इसका इंटरचेंज बनाया जाएगा, जो इसे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे दोनों एक्सप्रेसवे मिलकर एक और बड़ा और तेज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार करेंगे, जिससे लंबी दूरी का सफर काफी आसान हो जाएगा। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, जिस तरीके से लगातार अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था पीएम द्वारा, और अब ये विंध्य एक्सप्रेसवे की दिशा में एक बहुत तेजी से काम कर रहा है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, देखिए अंकिता, 3 एक्सप्रेसवे योगी सरकार के कार्यकाल में बन चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका भी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। अब एक और एक्सप्रेसवे यानी विंध्य एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बताया जा रहा है करीब 330 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे रहने वाला। प्रयागराज से सोनभद्र तक का सफर आसानी से पूरा हो सकेगा। कहा यह जाता है कि देखिए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना है, और अगर इस लक्ष्य तक को पहुंचना है तो जो सड़कें हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का वो काफी मजबूत होना चाहिए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जो सपना है कि उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुनियादी ढांचा है, ताकि जो औद्योगिक जरूरतें हैं, जो विकास का काम है, उसको तेजी से बढ़ाया जा सके और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। और साथ ही साथ लोगों को आने जाने की सुगमता हो, इसको देखते हुए एक नए एक्सप्रेसवे के लिए तैयारी है। लगभग 84 गांवों से होकर ये विंध्य एक्सप्रेसवे गुजरेगा, और आप समझ सकते हैं कि अगर 84 गांवों से होकर गुजरेगा, 330 किलोमीटर का सफर तय करेगा एक्सप्रेसवे, तो आसपास के इलाकों में किस तरह से विकास का काम तेजी से फैलेगा और किस तरह से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तमाम जो नजरिया है उत्तर प्रदेश सरकार का कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो ताकि औद्योगिक विकास बढ़े, लोगों का जनजीवन और का स्तर सुधरे, तो इस दिशा में एक ये प्रयास है। और अगर ये लक्ष्य समय से पूरा होता है तो उत्तर प्रदेश, आप समझिए कि पूरे भारत में एक्सप्रेसवे का एक बड़े जाल के रूप में, बड़े संसाधन के रूप में उत्तर प्रदेश मशहूर होगा। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भाजपा ने लखनऊ में निकाला मशाल जुलूस। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर बीजेपी की आक्रोश रैली। प्रदेश अध्यक्ष व कई मंत्री हुए शामिल। महिला आरक्षण विरोध पर विपक्ष को घेरा। भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ महानगर एवं जिला इकाई ने नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के संकल्प के साथ विशाल महिला मशाल आक्रोश मार्च निकाला, जो लोक भवन से शुरू होकर अटल चौक तक पहुंचा। मशाल मार्च में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस जुलूस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक को भी शामिल होना था, लेकिन अंतिम समय में उनके कार्यक्रमों में बदलाव होने से वे शामिल नहीं हो सके। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यात्रा मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये यात्रा हमारी महिला मोर्चा की महिलाएं निकाल रही हैं। जिस प्रकार से 17 तारीख को पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष ने जो अपना विरोध दर्ज किया है, उस विरोध के खिलाफ में पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश है। उसी को लेकर हमारी महिला मोर्चा की बहनें इस आक्रोश रैली को निकाली है, उसमें हम लोग सहयोग करने आए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जो झारखंड से है, जहां रांची के ऑड्रे हाउस परिसर में आयोजित 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026 के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं। देश के भीतर कई विभिन्न समाज एवं वर्ग के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग खूबियां और पहचान है। यही खूबियां और पहचान देश का एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मतलब स्वयं उत्पादित वस्तुएं होती हैं। देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी को अपनाया तथा देशवासियों को उसके प्रति प्रेरित किया। स्वदेशी मेला न केवल स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और उद्यमों को सशक्त मंच प्रदान करता है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने का भी सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने इस आयोजन के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। तृप्ति, जिस तरीके से स्वदेशी मेला 2026 का आयोजन किया गया है, इसमें क्या क्या चीजों का प्रदर्शन किया जाएगा? जी देखिए, 1 मई से शुरू होने वाले इस स्वदेशी मेला का आज समापन समारोह है। सबसे पहले बता दें कि ये जो मेला है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया है राज्य के आयोजित ऑड्रे हाउस में, जो बहुत ही ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ये महोत्सव जहां कला, संस्कृति और स्वदेशी उत्पादों का एक अनूठा संगम माना जा रहा है। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 125 स्टॉल लगाए गए हैं जहां पर स्वदेशी उत्पादों को खास तौर पर समर्पित किया गया है। ये स्टॉल, इसमें हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन, सोहराय पेंटिंग, हाथ से बने खिलौने और मोटे अनाज से तैयार किए गए खाद्य पदार्थों जैसे कि केक, बिस्किट और चॉकलेट जो खास तौर पर आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ पर इसके अलावा बच्चों द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई, इस पर भी काफी ज्यादा देखा जाए तो लोगों ने चर्चा की और इसकी तारीफ की है। ये भी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि सुबह जो 1 मई से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ये मेला का आयोजन हुआ, इसका शुभारंभ 1 मई को 11 बजे किया गया। शाम 5 बजे इसका उद्घाटन हुआ और आज इसका समापन समारोह है। यहाँ पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर तमाम राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और कई मंत्रीगण और दिग्गज नेता जो झारखंड के हैं शामिल हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी है कि सभी कार्यक्रमों में प्रवेश भी निःशुल्क रखा गया है, इसलिए ये काफी ज्यादा खास है। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि कला के क्षेत्र में जो है तो खासतौर पर झारखंड के जो कला के क्षेत्र में जो युवा पीढ़ी है उन्हें आगे बढ़ाया जाए और न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ावा मिले। झारखंड में जो कला के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं, हस्तशिल्प जो कलाएं हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए खासतौर पर मेले का आयोजन किया गया, जिसे लेकर खुद जो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ है उन्होंने इस बारे में जो है तो खुद बातचीत कर बताया है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है ये। इससे जो बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचाने के लिए, जो क्षेत्र के बच्चों हैं उससे प्रोत्साहन मिलेगा। और साथ में जैसा कि आपने भी कहा, बिल्कुल महात्मा गांधी जो बढ़ावा देते हैं कि खुद से देते नजर आए थे कि खुद से जो स्वदेशी उत्पाद है उसे बढ़ावा दिया जाए, उसी को लक्ष्य में रखकर ये जो आयोजन है इसे रखा गया है। इस उद्घाटन के अवसर पर ही संजय सेठ ने कहा था कि ये उद्घाटन जो है बहुत बड़े स्तर पर इसलिए भी किया गया है क्योंकि पूरे झारखंड में जो खनिज संपदा ठीक है तृप्ति, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, स्वदेशी को बढ़ावा देने की पहल पर सांसद सांस्कृतिक महोत्सव से स्वदेशी मेला का उद्घाटन हुआ, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर ट्रंप ने जताई असहमति। ट्रंप ने कहा, ईरान ने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई। ईरान ने गलती की तो फिर से हो सकते हैं हमले। ईरान को ट्रंप का सख्त संदेश, परमाणु क्षमता पर भी नजर। ईरान बोला, अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर संदेह है कि इससे कोई समझौता हो पाएगा। इसी के साथ उन्होंने ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर असहमति जताई। साथ ही उन्होंने मिसाइल क्षमता खत्म करने और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना भी जताई। रिपोर्टरों से बात करने के कुछ देर बाद
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस प्रस्ताव को लेकर टिप्पणी की और कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है उसकी अभी तक बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। ईरान ने अमेरिका के 9 बिंदु प्रस्ताव के जवाब में 14 बिंदु का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया ने इस नए प्रस्ताव पर कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर ईरान ने कोई गलती की उस पर फिर हमले हो सकते हैं। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान से बेहतर स्थिति में है। तेहरान डील करना चाहता है क्योंकि वह कमजोर हो चुका है। ईरान में नेतृत्व को लेकर भ्रम है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।